हेलो फ्रेंड्स। आज सभी का स्वागत है हिस्ट्री टॉप 25 क्वेश्चन की सीरीज के अंदर। आज हम इस सीरीज के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक गुप्त एवं वर्धन वंश से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए एकदम जहर साबित होने वाले वो कंप्लीट कर रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो पूरा जरूर देखिए। तो आप चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि इतिहासकार वी.एस. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा है। यानी भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त वंश का एक बहुत ही महान प्रतापी शासक समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन। किसने कहा? वी.एस. स्मिथ ने। क्यों कहा? उसकी विजयों से प्रभावित होकर, उसकी जीत उसने भारत पर कब्जा कर लिया था। पूरे भारत को उसने अपने अंडर कर लिया था, अपने साम्राज्य में मिला लिया था, इसलिए उसे कहा था। हम जानते हैं आगे गुप्त काल के बारे में, गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने 240 से 280 यानी 240 से 280 वर्ष तक इसने शासन किया था। 240 ईस्वी में इसने गुप्त वंश की स्थापना की थी। गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्री गुप्त ने 240 ईस्वी के अंदर। गुप्त वंश का आखिरी राजा यानी आखिरी शासक विष्णुगुप्त हुआ। विष्णुगुप्त आखिरी शासक, याद रखना। और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। गुप्त वंश की यानी गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, याद रखना है आपको। हमारा अगला है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त कौन था? भारत का नेपोलियन। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। 335 ईस्वी के अंदर ये पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठा। और समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों, दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था, इसीलिए इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 9 शासक आर्यावर्त के 12 शासक दक्षिणावर्त के इसने पराजित किए थे, इसीलिए इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने कई उपाधि धारण की है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसकी उपाधियां। अश्वमेधकर्ता, विक्रमक, परम भागवत एवं कविराज। कविराज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में ये पूछी गई है। कविराज किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। इसका यानी कैसे पता चलता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था? उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया जा सकता है अनुमान कि वह एक संगीत प्रेमी शासक था। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। इसकी उपाधि धारण करने वाला परमा भागवत की उपाधि धारण करने वाला समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन। एग्जाम में कई बार पूछा गया है हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के लिए। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? कौन सा राजा था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त भी गुप्त वंश का एक प्रतापी और महान शासक हुए हैं। स्कंदगुप्त कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ, जिसने 455 से 467 ईस्वी तक गुप्त वंश की इस गद्दी पर राज किया। यानी 455 ईस्वी पर यह गुप्त वंश की गद्दी पर विराजमान हुआ है। 455 ईस्वी गुप्त वंश की गद्दी पर यह बैठ चुका था। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सूरदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। यह आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर कि पुनरुद्धार किसने किया था सूरदर्शन झील का? स्कंदगुप्त ने। एग्जाम में कई बार यह पॉइंट पूछा गया है। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुणों का आक्रमण शुरू हुआ था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुणों ने प्रथम बार भारत पर आक्रमण किया था। यह पॉइंट आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? गुप्त वंश से। गुप्त वंश से हम अजंता कलाकृतियों के बारे में कुछ जान लेते हैं कि अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा एवं अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर, आपको याद रखना है। अजंता में कुल 29 गुफाओं का निर्माण किया है। वर्तमान की केवल 6 शेष गुफाएं हैं। 6 अभी वर्तमान के अंदर शेष है, बाकी ध्वस्त हो चुकी है। जिनमें से गुफा संख्या 16 एवं 17 गुप्त कालीन गुफा है। यानी गुप्त कालीन गुफा कौन सी है? 17 एवं 16 आपसे कई बार पूछा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि 16वीं गुफा में मरणासुर राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। किसका चित्र प्रशंसनीय है? मरणासुर राजकुमारी। गुफा संख्या 16 के अंदर
इसका चित्र प्रशंसनीय है, यानी इसे मन्नासन राजकुमार चित्र कौन सी गुफा के अंदर है? उत्कीर्ण है 16वीं गुफा के अंदर है। गुफा संख्या 17, इसे चित्रशाला कहा गया है। गुफा संख्या 16-17 को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बौद्ध जन्म जीवन महाविनिर्करण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए। गुफा संख्या 16 बौद्ध से संबंधित है, महात्मा बुद्ध से संबंधित है। कि अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में अन्य निर्मित गुफाओं में बाघ की गुफा, जो कि धार मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई है। यह भी आप एग्जाम में कई बार पूछा गया। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है? धार जिला, मध्य प्रदेश। और किस पर्वतमाला? विंध्य पर्वतमाला। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा कौन सी थी? कौन सी भाषा सरकारी या दरबारी थी गुप्त काल की? संस्कृत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा अगला क्वेश्चन है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री का एक और। किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान शासनकाल में चंद्रगुप्त द्वितीय शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान एक चीनी यात्री था, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। यह आपको याद रखना है, जो चीनी यात्री था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम जान लेते हैं। चंद्रगुप्त यानी समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो कि 380 ईस्वी की में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। ये तो हमने भी देख लिया। शंकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चांदी के सिक्के किसकी विजय के उपलक्ष्य में चलाए? शंकों पर विजय प्राप्त की चंद्रगुप्त द्वितीय ने, उसी उपलक्ष्य में उन्होंने चांदी के सिक्के चलाए। साबा चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। राजकवि से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो ये याद रखना है कि साबा किसका राजकवि था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी के समय विद्या प्रमुख केंद्र थे चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के समय। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया है। नवरत्न महाकवि कालिदास इसमें अग्रणी थे। अब नवरत्न, आप अकबर के नवरत्न तो याद रखते हो। प्रथम बार नवरत्न रखने पर था चंद्रगुप्त द्वितीय ने शुरू की थी। इसे देखकर अकबर ने बाद में नवरत्न रखे थे। नवरत्न के बारे में जान लेते हैं। कालिदास तो हमारे आ गए। धन्वंतरी, सर्पांक, अमरसिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकपर, वराहमिहिर, वररुचि जैसे विद्वान इनके दरबार में थे। ये नवरत्न है, इनके नवरत्न याद रखना। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे प्रथम बार नवरत्न रखने की प्रथा किसने शुरू की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। प्रथम बार नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय। मुगल वंश में अकबर ने रखे थे नवरत्न। नवरत्न मतलब 9 प्रमुख इनके शासक के अंदर भागीदारी निभाने वाले व्यक्ति। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख के अंदर उल्लेखित है? प्रयाग अभिलेख के अंदर। आपको याद रखना है कि प्रयाग अभिलेख के अंदर ही समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन है, जिसने उसने 12 दक्षिण एवं 9 आर्यवर्तों पर विजय प्राप्त की थी। वो प्रयाग अभिलेख के अंदर उल्लेखित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बाल विवाह की प्रथा किस साम्राज्य के अंदर शुरू हुई? या सर्वप्रथम कब शुरू हुई? गुप्त काल में। याद रखना है कि गुप्त काल में बाल विवाह प्रथम बार शुरू हुआ। प्रथम बार गुप्त काल में शुरू हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो एक महान खगोलीय वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे? कौन थे? आर्यभट्ट से कुछ पॉइंट देख लेते हैं हम कि आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे थे इन्होंने। यह आपको याद रखना है कि आर्यभट्टियम में सूर्य सिद्धांत ग्रंथ किसने लिखे थे? आर्यभट्ट ने। उसने सूर्य ग्रहण यानी आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए थे। आर्यभट्ट ने चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण के वास्तविक कारण किसने बताए थे? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट प्रथम भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिन्होंने घोषणा की पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है।
यह भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से याद याद रखना, क्वेश्चन बनता है कई बार। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय संस्थापक कुमारगुप्त, कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय, याद रखना है आपको, नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य, याद रखना है, कला एवं स्थापत्य। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्णिम युग गुप्त काल क्यों था? क्योंकि गुप्त काल में कला एवं स्थापत्य अपने उत्कृष्ट पर पहुंच चुकी थी, इसलिए इसे गुप्त काल को हम कला एवं स्थापत्य का भी स्वर्ण युग कह सकते हैं। मूल रूप से यह कला एवं स्थापत्य का ही स्वर्ण युग था, यह आपको याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई? हर्ष चरित्र किसके द्वारा? बाणभट्ट द्वारा, याद रखना है, बाणभट्ट द्वारा। हम बाणभट्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं कि बाणभट्ट हर्ष के बड़े कवि थे। उन्होंने हर्ष चरित्र एवं कादम्बरी की रचना की। रचना बाणभट्ट के गुरु कौन थे? भृगु, भृगु बाणभट्ट के गुरु थे। हर्ष चरित्र एवं कादम्बरी रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने की थी, याद रखना है आपको। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? कौन सा चीनी तीर्थ यात्री भारत आया था? हेनसुआंग, ऑप्शन बी आपका सही होगा, हेनसुआंग। हम वर्धन वंश के बारे में जान लेते हैं कि वर्धन वंश की स्थापना यानी पुष्यभूति वंश, दूसरा नाम पुष्यभूति वंश एवं वर्धन वंश, आपको याद रखना है, एक ही नाम है, यानी एक ही वंश के दो नाम है, पुष्यभूति या वर्धन वंश। कौन थे? पुष्यभूति इसके संस्थापक थे और इसकी राजधानी थी थानेश्वर। थानेश्वर राजधानी थी वर्धन वंश की, याद रखने का। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता, यानी इस वंश सही है कि स्वतंत्रता का जन्मदाता था, प्रथम प्रभावशाली शासक जिसने परम भट्टराकर एवं महाधीराज की जैसी सम्मानजनक उपाधि धारण की। कौन था? प्रभाकरवर्धन, गुप्त यानी वर्धन वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक। हम हर्षवर्धन के बारे में जान लेते हैं। हर्षवर्धन राजवर्धन यानी इनके बड़े भाई की मृत्यु बाद 640 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। याद रखना, 16 वर्ष की आयु में राजवर्धन की मृत्यु के बाद 640 ईस्वी के अंदर हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। कविराज जन्म हुआ 640, कितनी अवस्था में? 16 वर्ष की अवस्था के अंदर। हर्ष को शिलाजीत के नाम से बदला, यानी जाना जाता है, शिलाजीत के नाम से जाना जाता है शिलाजीत के नाम से। इससे परम भट्टनागर नरेश की उपाधि भी धारण की, यानी हर्ष ने परम भट्टनागर नरेश की भी उपाधि धारण की थी, याद रखने का। हर्ष ने संसार को पराजित कर के कन्नौज पर अधिकार कर लिया एवं उसे अपनी राजधानी बनाया। यह आपसे पूछा जा सकता है कि वर्धन वंश किस शासक ने कन्नौज को राजधानी बनाया? तो हर्षवर्धन, याद रखने का। हर्ष को पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी पर तट पर युद्ध में हर्ष की पराजय हुई। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया था, याद रखना है। किस शासक ने? इकलौते शासक जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया था, कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। कहां पर हुआ? नर्मदा नदी के तट पर यह युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई, पुलकेशिन द्वितीय के हाथों, याद रखने का। हमारा अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन द्वितीय अशोक कहा जाता है। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। इसकी विजयों, इसकी उपलब्धियों एवं इसके द्वारा चलाए गए अभ्यास एवं इसके द्वारा अभ्यास एवं युद्ध एवं इसके साम्राज्य में लोगों की सम्मानजनक स्थिति एवं शांत साम्राज्य के चलते इसे द्वितीय अशोक कहा जाता है। हर्षवर्धन ने गुर्जरों को पराजित किया था। हेनसुएंग को यात्रियों का राजकुमार, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन की यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? हेनसुएंग को। नीति का पंडित एवं वर्तमान में शाक्य मुनि भी इसे कहा जाता है, याद रखने का। नीति का पंडित एवं वर्तमान में शाक्य मुनि कहा जाता है। ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रहण करने के उद्देश्य से भारत आया था। बौद्ध ग्रंथ संग्रहण करने एवं नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाने भारत आया था। हेनसुएंग की पुस्तक का नाम शियुकी। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि हेनसुएंग की पुस्तक का नाम शियुकी, या शियुकी किसकी पुस्तक थी? हेनसुएंग की। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नालंदा नागान रत्नावली एवं प्रियदर्शिका किसके प्रसिद्ध नाटक है? किसके? हर्षवर्धन के।
आप वर्धन वंश में सिर्फ हर्षवर्धन पढ़ लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। नागानंद, रत्नावली एवं प्रिय दृश्य किसके नाटक है? हर्षवर्धन के। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस पुस्तक का 15 बार भारतीय एवं 40 बार विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया? पंचतंत्र। पंचतंत्र सर्वाधिक बार बाइबल का याद रखना है, बाइबल प्रथम है और पंचतंत्र दूसरे नंबर पर है अनुवाद के नाम में। पंचतंत्र के बारे में जान लेते हैं हम। ये पंचतंत्र को विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया। पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र को 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया, हमने अभी ये देख चुके हैं। बाइबल के बाद पंचतंत्र सबसे अधिक अनुवाद की जाने वाली पुस्तक है, ये भी हम देख चुके हैं। पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लव प्रणाश, अप्रिसाकृत्व। ये 5 भाग है पंचतंत्र के, याद रखने का। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से? एरन अभिलेख का संबंध किस शासक है? एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से। प्रथम सती प्रथा का उल्लेख इसी के अंदर किया गया था। प्रथम सती प्रथा के परिणाम एरन अभिलेख से ही प्राप्त होते हैं। एरन अभिलेख से प्राप्त होते हैं प्रथम सती प्रथा के परिणाम। एवं भानुगुप्त की मृत्यु पर उसकी पत्नी ने खुद को आग लगा दी। प्रथम सती कौन हुई? भानुगुप्त की पत्नी हुई प्रथम सती, आपको याद रखना है। एरन अभिलेख। हमारा अगला क्वेश्चन है कि तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक रामगुप्त, याद रखना, रामगुप्त। हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा वंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित था? सबसे अधिक हूण आक्रमण किस वंश पर हुए? गुप्त राजवंश पर। स्कंद गुप्त, याद रखना, स्कंद गुप्त पर प्रथम बार हूण आक्रमण हुए थे। स्कंद गुप्त पर, सबसे अधिक गुप्त वंश पर, क्योंकि सबसे अधिक विचलित ये थे, उनसे भय था राज गुप्त वंश, क्योंकि वो उनकी राजगति ना चली जाए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? किस प्रकार की थी? राजतंत्र। राजा का शासन चलता था, राजा की सबको माननी पड़ती थी, राजतंत्र। लोकतंत्र अब है, पहले राजतंत्रात्मक था, राजा का राज था, अब जनता का राज है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सेतुबंध का रचनाकार प्रवेश सेन द्वितीय किस वंश का था? किस वंश का था? वाकटक वंश, याद रखना, वाकटक वंश। सेतुबंध का रचनाकार प्रवेशन द्वितीय वाकाटक राजवंश का था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता है? हमारा अगला क्वेश्चन है कि नगरों की क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता है? गुप्त वंश की महत्वपूर्ण विशेषता है नगरों का क्रमिक पतन, याद रखना है, गुप्त काल की महत्वपूर्ण यह विशेषता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस वंश के शासकों ने मिंद्रों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? गांव अनुदान में दिए। किस वंश के? गुप्त वंश के शासकों ने। ऑप्शन बी हमारे से आ जाएगा, गुप्त वंश के शासकों ने। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सत्य प्रथा का पहला उल्लेख, हम अभी कर चुके सत्य प्रथा का पहला उल्लेख एरन अभिलेख से। एरन अभिलेख में भानुगुप्त की पत्नी का प्रथम उल्लेख यहाँ पर है। भानुगुप्त की पत्नी प्रथम बार सती हुई थी, ये उल्लेख एरन अभिलेख के अंदर किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कालिदास की किस कीर्ति की गिनती विश्व के 100 कीर्तियों में होती है? विश्व 100 प्रसिद्ध कीर्तियों के अंदर कौन सी कीर्ति होती है? अभिज्ञान शकुंतलम। और प्रथम भारतीय कोई कीर्ति जिसकी दूसरी भाषा के अनुवाद हुआ वो है अभिज्ञान शकुंतलम, याद रखने का। कालिदास की सर्वप्रसिद्ध कीर्ति जो जिसकी विश्व 100 प्रसिद्ध कीर्तियों में उल्लेख होता है अभिज्ञान शकुंतलम, प्रथम भारतीय कविता जिसका ये दूसरी भाषा में अनुवाद हुआ। आपका लिए एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन हुआ? यानी आपके आज के पेपर का एक टेस्ट है, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन हुआ? आपके पास ऑप्शन है कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त एवं स्कंदगुप्त। कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए। यह हमारा वीडियो हमारा कंटेंट आपको पसंद आए, हमारे पढ़ाने की शैली पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है या आप चाहते हैं किसी और का भला हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।